हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो डू एज डायरेक्टेड पे है और डू एज डायरेक्टेड कैसे हैं इसको आप देखिए। डू एज डायरेक्टेड 10th 11th 12th इवन 9th को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं और डू एज डायरेक्टेड हमेशा बताए जाते हैं, तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है इसको आपको देखना है। तो डू एज डायरेक्टेड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन दिया होता है। डायरेक्शन देता करना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ लिखा है द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय हैज़ वन द रेस। करना क्या है, बोला कंबाइन द सेंटेंस। सेंटेंस को कंबाइन कीजिए। ये दो सेंटेंस अलग हैं, दो सेंटेंस अलग है, इन्हें कंबाइन करना। बोला कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है और ये बहुत ही ईजिली इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाने रिलेटिव क्लॉज है क्या। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जब भी आपको 10th क्लास 12th क्लास में अगर एग्जाम में ये भरने के लिए, ये आपको करने के लिए आता है, सॉल्व करने के लिए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आप रिलेटिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं हम हु, विच और दैट के यूज़ को। हु, विच, दैट ये रिलेटिव क्लॉज में यूज़ होता है। ठीक है, तो कहाँ पे हम विच को यूज़ करेंगे, कहाँ पे हु को यूज़ करेंगे, कहाँ पे दैट को यूज़ करेंगे, ये हमको मालूम होना चाहिए। जनरली जो एग्जाम में विच, हु और विच को ही पूछा जाता है और दैट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ इसको यूज़ करेंगे इसको हमको ध्यान से देखना है। अब देखिए लिखा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के सेंटेंस को कंबाइन करना है। बोला द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय हैज़ वन द रेस। द बॉय इज़ माई कजिन, वह लड़का मेरा कजिन है, कजिन ब्रदर है। द बॉय हैज़ वन द रेस, वह लड़का रेस जीत चुका है। अब हमें इसको यहाँ पे किसको यूज़ करना है, हु को। रिलेटिव क्लॉज मतलब हु। कभी कभी एग्जाम में लिखा था कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, लेकिन वो सेंटेंस डबल होते हैं। जब डबल होते हैं तो रिलेटिव क्लॉज होता है। अगर सिंगल सेंटेंस होता है तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और वो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है हु का। अब देखिए आप इसको, ये सेंटेंस है द बॉय इज़ माई कजिन, वह लड़का मेरा कजिन है। ये कोई काम कर नहीं रहा है, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, हमको इसका इंट्रोड्यूस कर रहा है। द बॉय इज़ माई कजिन, वह लड़का मेरा कजिन है। मतलब वहाँ बैठा हुआ बोले वह लड़का मेरा कजिन है। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, द बॉय हैज़ वन द रेस, वह लड़का रेस जीत चुका है। तो इसमें एक्टिविटी हो रही है, इसमें कुछ नहीं हो रही है, इसमें एक्टिविटी हो रही। तो जिस आप देखिए यहाँ लिखा है द बॉय, यहाँ लिखा है द बॉय, एक ही चीज़ का को दो जगह डिस्कस किया है। ठीक है ना, दो जगह उन्होंने राइट किया है। तो अब जो नीचे लिखा है द बॉय, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये मेरा फलाना दोस्त है, भाई है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो उसे पहले हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले नीचे वाले सेंटेंस को लिखेंगे। आप देखें द बॉय, बस इसी के बाद, क्योंकि ये सजीव है, ये सजीव है, लिविंग थिंग है, इसलिए हमें हु लगाना है। तो हमने लिखा द बॉय हु और सेंटेंस को लिखना द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस, वह लड़का जो रेस जीत चुका है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखिए ये इधर पे आपका दोबारा है, इस सेंटेंस से इसको अलग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ हम इसको जोड़ देंगे आपको, इज माई कजिन। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। द बॉय हु हैज़ वन द रेस इज माई कजिन, वह लड़का जो रेस जीत चुका है मेरा कजिन है। तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे यूज़ हो गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए तो आपको बात समझ में आएगी। अब इस डायरेक्शन की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। देखिए द गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, द गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़की वहाँ खड़ी हुई है। अब हमको रिलेटिव क्लॉज को यूज़ करना। रिलेटिव क्लॉज मतलब हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। जब यहाँ कोई निर्जीव चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो हम विच का यूज़ करेंगे। उसका भी एग्जांपल आपको बताएंगे। अब देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप द गर्ल इज़ माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है, हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि मेरी बहन है। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़की वहाँ खड़ी हुई है। तो अब इसमें वो कोई काम को कर रही है, तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले लिखेंगे और ये लिखा है द गर्ल
ये द गर्ल नाउन लिखा है। अब हमने क्या करा, इसके बाद हु लगाया, द गर्ल हु, और सेंटेंस को पूरा लिखे, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़की जो वहाँ खड़ी हुई है। अब दूसरा सेंटेंस में देखिए, द गर्ल दोबारा है, इसको अलग कर दीजिए, शेष पार्ट को यहाँ लिखिए, इज माई सिस्टर, और ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़की जो वहाँ खड़ी हुई है, इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको नेक्स्ट सेंटेंस बता रहा हूँ। देखिए, द पेन इज योर्स, वह पेन आपका है। द पेन इज लाइंग ऑन द लैंड, वह पेन जमीन पर पड़ा हुआ है। अब देखिए लिखा द पेन, द पेन, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ये चल नहीं सकती हैं, ठीक है, सजीव नहीं है, ये लिविंग नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब बोला रिलेटिव क्लॉज का यूज़ कीजिए। तो जब रिलेटिव क्लॉज का उसने बोला कि आप रिलेटिव क्लॉज का यूज़ कीजिए, तो अब हमें देखना है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो अब हमें यहाँ पे विच का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हु का यूज़ नहीं होगा, यहाँ विच का यूज़ होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। अब देखिए, द पेन इज़ योर्स, वह पेन आपका है। द पेन इज़ लाइंग ऑन द लैंड, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो ज़मीन पर पड़ा हुआ पेन है वो आपका है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसमें कुछ होना बता रहे हैं, तो अपन पहले ये सेंटेंस को लिखेंगे, द पेन। अब इसके बाद लगाएंगे विच। अब यहाँ हो नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। द पेन विच इज लाइंग ऑन, यहाँ पर लिखना था ऑन द लैंड, ऑन द लैंड। और फिर देखिए आप, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने लिख लिया, द पेन विच इज लाइंग ऑन द लैंड। अब हमें ऊपर वाले सेंटेंस में जाना है, ये दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ तो हमने ले लिया उसको हमको। अब इसको हम यहाँ से अलग करेंगे और शेष पार्ट पर लिख देंगे, इज योर्स। तो द पेन विच इज लाइंग ऑन द लैंड, वह पेन जो यहाँ पड़ा हुआ है, इज योर्स। द पेन विच इज लाइंग ऑन द लैंड, वह पेन जो जमीन पर पड़ा हुआ, इज योर्स, वह आपका पेन है, वह आपका पेन है। तो हमने यहाँ नॉन लिविंग थिंग की वजह से क्या लगाया, यहाँ पे विच का यूज़ किया। तो ये सेंटेंस ऐसा सॉल्व किया जाएगा। अगर लिविंग थिंग है, सजीव चीज़ का नाम लिखा है तो आप हु लगाएंगे, निर्जीव चीज़ का नाम लिखा है तो आप विच लगाएंगे। तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने रिलेटिव क्लॉज लिया। कभी सो दैट लगाने के लिए आता है, सेंटेंस लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। अब हमें क्या करना है, वो बोल रहा है री राइट द सेंटेंस। द एक्शन क्या है, री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को फिर से लिखिए, यूजिंग सो दैट, ये दोनों के पीछे गैप है, एक साथ में रहेगा। तो बोला री राइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए, यूजिंग सो दैट का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हुए, सो दैट का। अब हमें इसमें सो दैट लगाना। सेंटेंस देखिए सिंगल है, डबल सेंटेंस नहीं है, दो तरह से आता है। बोला ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। अब देख क्या बोला, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है, कि चल नहीं सकता है। सकता है अर्थ भी इसके अंदर है, नहीं अर्थ भी इसके अंदर, ये सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब इसको कैसे हम सो दैट लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम लिखा ही इज़ टू वीक, तो ये वाले टू से पहले को हम इसको अलग कर देते हैं पार्ट को। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम लिखा ही इज़,
इस टू की जगह में आपको सो लगाना है, ही सो वीक। फिर हमें क्या करना है, दैट लगाना है। काय का यूज़ करना है, दैट का। जब हमने दैट लगा लिया तो यहाँ जो सब्जेक्ट है हमको वहाँ वापस जाके इसको वापस लेना, लेकिन स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जनरली एच को यहाँ कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अगर टी लिखा था टी को कैपिटल लेटर में बच्चे मिस्टेक करते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका कैपिटल लेटर रहेगा, यहाँ स्मॉल लेटर ही आएगा बीच में, क्योंकि हम सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं। तो ही सो वीक दैट ही, और हम इसके बाद लगाएंगे कैन नॉट। अब कैन नॉट क्यों लगाएं, कुड नॉट भी लगा सकते रहे। अगर यहाँ इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट, और वॉज वर रहेगा तो कुड नॉट। जब कैन नॉट लगाया तो इस टू को अलग कर दीजिए आप, इस टू को अलग कर दिए। सेंटेंस जितना भी बड़ा लिखा है पूरा यहाँ लिखिए। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। इसको अब अच्छे देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस आपको बता रहे हैं। देख लिया, ठीक है। देखिए तो टाइम देंगे आपको उतारने के लिए, गड़बड़ होगा। दे आर टू पुअर टू पे फीस। दे आर टू पुअर टू पे फीस, वे लोग इतने गरीब हैं कि फीस नहीं दे सकते हैं। बोला रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को हमको दोबारा लिखना है। बोला दे आर टू पुअर टू पे फीस, वो लोग इतने गरीब हैं कि फीस नहीं दे सकते हैं। बात समझे, नहीं दे सकते हैं। अब सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले हमने ये टू के पार्ट को अलग करा यहाँ से, इतना, इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। हम लिखा दे आर, इस टू की जगह हमें लगाना है शो, दे आर सो। फिर हम लिखा दे आर सो पुअर, दे आर सो पुअर, इतना हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक लिख गया। अब हमें लगाना है दैट, दे आर सो पुअर दैट, वे लोग इतने गरीब हैं कि। अब जैसे ही हमने दैट लगा लिया, दैट लगाने के बाद हमें जाना वापस इधर पे, जो आपको नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट लिखा, उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, पहला लेटर यहाँ अब स्मॉल करेंगे। तो ये हमने टी स्मॉल लेटर में लिखा। ये सावधानी, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दे आर सो पुअर दैट दे, अब दे लगा लिए। अब हमें क्या लगाना है, कैन नॉट। जब कैन नॉट लग गया तो अब हमें क्या करना है, इस टू को अलग करना है। इस टू को अलग करेंगे और हम उसके आगे जो भी लिखा है पूरा सेंटेंस हम कंप्लीट लिखेंगे। हो गया, दे आर सो पुअर, वे लोग इतने गरीब हैं, दैट दे कैन नॉट फीस, की वो फीस नहीं दे सकते। समझे आप बात को। सबसे पहले हम टू से ये वाला पार्ट अलग करें, टी डबल ओ की जगह सो का इस्तेमाल करें। यहाँ तक सेंटेंस पूरा लगा, हमने दैट लगाया। दैट लगाने के बाद वापस हम जाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट को लेने, जो सब्जेक्ट वो लिखेंगे उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में आएगा, वो हमने लिखा। फिर हमें तुरंत कैन नॉट, ये हमको तुरंत सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाना। कैन नॉट लगाए नहीं और ये टू को अलग करके उसके बाद हमें नेक्स्ट जो आगे सेंटेंस लगा उसको यहाँ लिख देना। तो ये आपका सो दैट कम्प्लीटली लग जाएगा, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए एक और हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं। एक सेंटेंस और देखिए, पहले आप इसको उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये लिखा है रीता। रीता इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली। रीता इतनी अलाल है कि जल्दी नहीं उठ सकती है, ठीक है। मैंने एक नाम लिया है, किसी का नाम हो तो बुरा मत, नाम ही लिया है। रीता इज़ टू लेजी, आपको एक्सप्लेन करने का। रीता इज़ टू लेजी टू गेट अप अर्ली। रीता इतनी अलाल है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती है। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें सो दैट लगाना है, तो पहले हमने ये वाले पार्ट को अलग करा, यहाँ से इतना पार्ट अलग करेंगे, इस पार्ट को पहले लिखेंगे। पहले हमने लिखा रीता, फिर लगाया इस। अब इस टू के क्या लगाएंगे, शो। रीता इज शो, हम सो दैट लगा रहे हैं, रीता इज शो। उसके बाद क्या लिखा है, जो एडजेक्टिव लिखा है वो लिखा है रीता इज सो लेजी। इतना कंप्लीट हो गया, ये वाले टू तक कंप्लीट हो गया। अब हमें दैट लगाना है, क्या लगाना है, दैट। अब दैट जैसे ही लगाते हैं वापस आपको फिर सब्जेक्ट बनाना। अब फिर यहाँ रीता लिखा। अब रीता तो एक लड़की का नाम है, तो जब यहाँ कोई लड़की का नाम हो तो यहाँ सी कर लें, लड़के का नाम हो तो ही कर लें, है ना। मेल और फीमेल का है, फीमेल है
सी लाइए, मेल है तो ही लिखिए। तो अब रीता का नाम दोबारा तो नहीं होगा, एक बार लिख गया तो यहाँ पे लिखेंगे शी। ये ध्यान रखना, रीता को सी में बदलना है। अगर रोहित लिखा है तो ही में बदलना है। तो अपन लिखा रीता इज सो लेजी दैट, और हमने इसको रीता को सी में बदला। सी में जैसे ही बदला अब हमें कैन नॉट लगा देना है। जब कैन नॉट लगे तो इस टू को हमें अलग कर देना है और उसके बाद सेंटेंस को फिर से लिखना है पूरा आगे तक। देखिए, रीता इज सो लेजी, रीता इतनी अलाल है, दैट सी कैन नॉट गेट अप अर्ली, कि वह जल्दी नहीं उठ सकती है। क्लियर, आप समझ गया? रीता इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट गेट अप अर्ली, रीता इतनी हलाल है कि वो जल्दी नहीं उठ सकती। ये आपका सो दैट लग गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सो दैट लगाने के लिए इन्हीं सेंटेंस को हम दोबारा लिख रहे हैं। देखिए कैसे सो दैट लगेगा, ध्यान से। ही इज टू टायर्ड, इसको वॉज में चेंज करते हैं। ही वॉज टू टायर्ड टू गो देयर। ही वॉज टू टायर्ड टू गो देयर, वह इतना थक गया कि वहाँ नहीं, वह इतना थक गया था कि वहाँ नहीं जा सकता था। अब बात आ रही वॉज की, तभी हम बोल रहे हैं वह इतना थक गया था कि वहाँ नहीं जा सकता था। ये इसका मीनिंग है, सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। ही वॉज टू टायर्ड टू गो देयर, वह इतना थक गया था कि वहाँ नहीं जा सकता था। इस वॉज पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जब यहाँ वॉज वर हो सेंटेंस में तो स्थिति चेंज करने की अलग हुई, शो दैट लगाने का अलग सिस्टम होगा। अब देखिए, पहले हमने ये टू तक सेंटेंस को ले लिया। ये हमने लिखा है ही के बाद वॉज, ही वॉज। इस टू के में क्या लगा है हमने? सो। फिर क्या लिखा हमने? टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड। इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना। जब इतना कंप्लीट हो गया तो अब हमें दैट लगाना है। जैसे ही दैट लगाएंगे वैसे ही हम शुरू में जाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को वापस लाएंगे। और हमने एच को स्मॉल लेटर में लिखा, इसका ध्यान रखना ये स्मॉल लेटर में ही होगा, कैपिटल में नहीं होगा। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि इसको कैपिटल लेटर में ही लिख देते हैं और सेंटेंस एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है। मालूम तो होता है कैसे करना, बोलेंगे ही कैपिटल लेटर में लिख दिया, टी कैपिटल लेटर में लिख दिया, कैपिटल लेटर में यहाँ पे नहीं आएगा। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही, जैसे हमने लिखा, अब तो यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज वर तो नहीं है, प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही है, इज, एम, आर नहीं है ना, वॉज वर है। अगर वॉज वर यहाँ रहता है तो हमें यहाँ पे कैन नॉट नहीं लगाना, हमें यहाँ लगाना है कुड नॉट। क्या लगाना है? कुड। ध्यान रखिए, यहाँ वॉज वर है तो कुड नॉट, इज, एम, आर है तो कैन नॉट। तो अब यहाँ क्या है? वॉज है तो हमने क्या लगाया? कुड नॉट। जैसे हमने कुड नॉट लगा लिया तो अब हमें क्या करना है? इस टू को अलग कर देना। जितना शेष पार्ट है उसको आगे आप लिख देंगे। He was so tired that he could not go there, वह इतना थक गया था कि वह वहाँ नहीं जा सकता था। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं। नोट कर लीजिए पहले आप इसको। देखिए, अभी पहले अपने सो दैट पढ़ रहा, अब सो दैट के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब देखिए, आप बोर्ड पर बोला रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए। यूजिंग अनलेस, अनलेस का इस्तेमाल करते हो इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर हमको अनलेस का इस्तेमाल करना है। क्या बोलना है? रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए। यूजिंग, यूजिंग क्या? यूजिंग के बाद जो लिखा है ना उसी को बोलते हैं, उसी का यूज़ करते हुए। तो यूजिंग अनलेस, अनलेस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखना। रीराइट सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर, यानी इफ के स्थान पर, इफ के स्थान पर। यहाँ इफ लगा, इफ के स्थान पर आपको अनलेस लगाना है। पहले इफ़ और अनलेस के यूज़ को आप बहुत बारीकी से समझ लीजिए। इफ़ और अनलेस का यूज़ कैसे होगा बहुत बारीकी से देखिए। जो ये अनलेस है इसकी मीनिंग होती हिंदी में यदि नहीं। क्या होती है? यदि नहीं। और इफ़ की मीनिंग देखिए आप, इफ़ की मीनिंग होती है यदि। ध्यान रखिए इस बात का। अनलेस यानी क्या होता है? यदि नहीं। और इफ़ की मीनिंग क्या होती है? यदि। अनलेस लगाने से पहले इसकी मीनिंग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मीनिंग को अच्छे से जानेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बोला रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए। यूजिंग अनलेस, अनलेस का इस्तेमाल करते हो इन प्लेस ऑफ इफ, इसके स्थान, इफ के स्थान पर। डायरेक्शन को पढ़ना, इसका ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। जब डायरेक्शन ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे अब का सॉल्यूशन होगा, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? तो डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर जो हमने बोला बार बार, इसको ध्यान दीजिए आप। तो अनलेस का अर्थ क्या है? यदि नहीं। और इफ का अर्थ क्या है? यदि। अब ध्यान दीजिए, बोला इफ़ यू पे अटेंशन, यदि आप ध्यान देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे। सेंटेंस करेक्ट, 100% करेक्ट।
इफ़ यू पे अटेंशन, यदि आप ध्यान देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे। सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा है। अब देखिए, अब बोला इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाए, तो ये आपका इफ़ है ना, इसके स्थान पर हम अनलेस का यूज़ कर देते हैं। देखिए ये हमने अनलेस लगाया तो ये वाले सेंटेंस को हमें सेम लिखना है, यू पे अटेंशन। देखिए अनलेस यू पे अटेंशन, अब सेंटेंस क्या हो गया, यदि आप ध्यान नहीं देंगे, तो क्या आप समझ जाएंगे क्या? नहीं, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप नहीं समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर ये हमने ये यू लिखा, यहाँ कॉमे का ध्यान रखना है। यू के बाद हमें यहाँ पे विल का यूज़ करना है और विल में नॉट लगाना है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अनलेस यू पे अटेंशन, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो आप समझेंगे नहीं। ये सेंटेंस अपने का राइट था, ये अपने का राइट है, लेकिन जैसे ही हमने यू इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाया तो ये वाला सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव बात होगी तो ये भी निगेटिव होगी, यहाँ दोनों पॉजिटिव थी। इफ़ यू पे अटेंशन, यदि आप ध्यान देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे, करेक्ट था। हम जैसे ही अनलेस लगाए, अनलेस यू पे अटेंशन, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ पाएंगे। अब ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट हुआ। तो अब इसमें आप बारीकी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है इफ़ के स्थान पे अनलेस लगाना, तो आप सेंटेंस को पढ़िए, देखिए कि दोनों सेंटेंस में कहीं नॉट ना लगाओ, कहीं नॉट ना लगाओ, ना यहाँ नॉट लगाओ ना यहाँ नॉट लगाओ, मतलब सेंटेंस दोनों निगेटिव ना हो, दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हो। तो उस समय में क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस में इफ़ के स्थान पे अनलेस लगा लेना, अनलेस लगाने के बाद सेंटेंस पूरा लिखना, वो निगेटिव हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस देखना, जैसे ही दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, दोनों अफर्मेटिव हैं, तो इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में जो कॉमे के बाद है वहाँ विल में नॉट लगाना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, कैन भी हो सकता है, उसमें आपको नॉट लगाना है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, अब आपको हम नेक्स्ट सेंटेंस दे रहे हैं, उस पर ध्यान दिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आप ध्यान देंगे, बिल्कुल आसानी से आपको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। आप देखिए, उसको समझने के लिए आप सेंटेंस वैसा नहीं हो कि दोनों अफर्मेटिव है, आप सेंटेंस में फ़र्क आएगा। देखिए आप, इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, कॉमा, इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, I want teach you। सेंटेंस को पढ़िए आराम से। बोला इफ़ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, यदि आप समय पर नहीं आएंगे, आई वॉन्ट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। वो करेक्ट बात है, आप समय पर नहीं आएंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको टाइम पे आना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, यदि आप समय पर नहीं आएंगे तो आई वॉन्ट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सेंटेंस को खूब अच्छे से देख लीजिए, ये सेंटेंस में यहाँ डू नॉट लगा हुआ है और यहाँ सेंटेंस में विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट लगा हुआ, ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, इफ़ के स्थान पे अनलेस लगाना, बहुत अच्छे समझना है। इफ़ के स्थान पे क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, तो हम ये इफ़ के स्थान पे अनलेस लगा लेते हैं। ये हमने लिखा अनलेस। अब हम क्या करेंगे, जो इसका सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन, वो लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने यहाँ अनलेस लगा लिया ना, तो इसका अर्थ यदि नहीं है, क्या है, यदि नहीं, तो हमें इस डू नॉट की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। अनलेस यू कम ऑन टाइम, कॉमे का ध्यान रखिए। दूसरे सेंटेंस, पहले सेंटेंस करने के बाद अनलेस यू कम ऑन टाइम, यदि आप समय पर नहीं आएंगे, सेंटेंस की मीनिंग वही हो रही है, तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा सेंटेंस करेक्ट लिखा है, तो दूसरे सेंटेंस में नॉट लगा, अब उसका हमें कोई नॉट अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा ही लिखा है वैसा ही हमको उतार देना है। ये देखें, अनलेस यू कम ऑन टाइम, यदि आप समय पर नहीं आएंगे, यू आई वॉन्ट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी सेंटेंस करेक्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इफ़ के स्थान पे अनलेस लगाना और इस कॉमे के पहले वाले सेंटेंस में अगर डू नॉट आता है तो डू नॉट को अलग कर दीजिए और सेंटेंस को पूरा लिखिए। इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट वो लिखिए, सिर्फ डू नॉट को अलग कीजिए और कुछ अलग नहीं करना, और सेंटेंस को पूरा लिखिए। और दूसरे सेंटेंस में नॉट लगा तो उसको लगाना है,
अगर दूसरे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो वहाँ पे नॉट लगाना भी नहीं है। पहले की शर्त क्या थी, दोनों अफर्मेटिव होना चाहिए, दोनों में नॉट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इस सेंटेंस में डू नॉट लगा है, डज नॉट लगा है, हमने डू नॉट को अलग करा, डज नॉट को अलग करा, बात समझना। और ये सेंटेंस में नॉट लगा है तो लगे रहने देंगे, अगर नहीं लगा है तो फिर उसमें लगाएंगे नहीं, उसमें लगाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। वो दोनों अफर्मेटिव होंगे तो इस वाले में हमको नॉट लगाना है, वरना दोनों में नॉट लगा है तो लगे रहने देंगे, नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे। सेंटेंस क्लियर हो गया? अनलेस यू कम ऑन टाइम आई वांट टीच, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बता लीजिए। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को और अच्छा कर ले तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता है, सेंटेंस सही लिखा है लेकिन देखिए मजा आएगा इस सेंटेंस में। इफ शी डजंट मेक टी आई वॉन्ट टेक। इफ शी डजंट मेक टी, यदि वह चाय नहीं बनाएगी, आई वॉन्ट टेक, मैं चाय नहीं पीऊँगा। कोई और बनाएगा तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। इफ़ सी डजंट मेक टी, यदि वह चाय नहीं बनाएगी तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। कभी कभी आपको लग रहा होगा यहाँ विल क्यों नहीं लगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर दो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और एक के साथ कंडीशन लगी होती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में अर्थ उसका फ्यूचर का ही निकलता है। ठीक है, तो इफ़ सी डजंट मेक टी, यदि वह चाय नहीं बनाएगी, आई वॉन्ट टेक, तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। कॉमे कर तो बोलने में आई वॉन्ट टेक, आप समझना अच्छे से। सेंटेंस सेम है, यहाँ डज नॉट लगा है, यहाँ वॉन्ट लगा है, दोनों सेंटेंस ही नेगेटिव है। अब हम बोला इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना, बिल्कुल इफ़ के स्थान पर हम अनलेस लगाएंगे ही लगाएंगे। ये लिखा हमने अनलेस, अनलेस हो गया। अनलेस के बाद हमने क्या लिखा, सी। अब हमें इस डज नॉट की ज़रूरत थोड़ा है, क्योंकि अनलेस का अर्थ यदि नहीं है ना, वहाँ डू नॉट की ज़रूरत है, यहाँ डज नॉट की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी नॉट की हमको ज़रूरत नहीं पहले सेंटेंस में, अगर हमने अनलेस लगा दिया तो अनलेस सी। अब जब हम डज नॉट को अलग करते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब डज नॉट को अलग करें तो जो बाजू वाला वर्ब है ना, उस वर्ब के अकॉर्डिंगली आपको एस, येस और आई एस लगाना है। ठीक है, अगर मान लो वर्ब के अंत में ओ आ जाता है, डबल एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है, ये तो हमको क्या करना है, ई एस लगाना। जब हम डज नॉट अलग करेंगे उस वर्ब को लिखेंगे तो अगर उसके अंत में ओ आया, डबल एस आया, सी एच आया, एस एच आया, तो हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। अगर ये नहीं आता है और वर्ब के अंत में वाई आता है जी, और वाई से पहले कोई वॉवेल ना हो, वाई से पहले कोई वॉवेल ना हो, जैसे अगर टी आर वाई ट्राई, तो हम क्या करेंगे, वाई को लग करके आई ई एस लगा देंगे। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ओ डबल एस सी एच एस एच होगा तो हम उसमें ई एस लगाएंगे। इनके अलावा कोई भी वर्ब होगा, जैसे मैक है उसमें पहले से ई लगा है, नहीं भी लगा है, इनके अलावा कोई वर्ब हो जिसके अंदर ओ आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, उसमें ई एस लगाना है। इसके अलावा अगर कोई भी वर्ब होगा तो हमें एस लगाना है। अगर वाई वाला है तो वाई से पहले वॉवेल ना हो तो हमें आई एस लगाना। अब मान लो वाई से पहले वॉवेल आ गया, फॉर एग्जाम्पल लिखा है प्ले, तब ए तो आ गया, तो फिर हमको एस बस लगाना है। क्या लगाना है, एस बस लगाना है। इसका हमको अच्छे से ध्यान रखना है। अब से जैसा ये सेंटेंस लिखा है, इफ़ सी डजंट मेक टी, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिर्फ एस लगेगा। ये ई पहले से लगा हुआ है, मेक्स, डबल हो तो अंत में नहीं है, एस डबल एस नहीं है, सी एच नहीं, एस एच नहीं है, तो हमको सिर्फ एस लगाना है। ठीक है, ये हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये इसको अच्छे ध्यान से देखिएगा आप। अनलेस सी मैक्स टी, अगर वह चाय नहीं बनाएगी कॉमा, तो दूसरा सेंटेंस कैसा है, नॉट लगा, लगे रहने दो, आई वॉन्ट टेक, तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। अनलेस सी मैक्स टी, अगर वह चाय नहीं बनाएगी, आई वॉन्ट टेक, मैं चाय नहीं पीऊँगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। दोनों सेंटेंस निगेटिव ही कहलाए, सेम इसके इसे कहलाए, लेकिन इफ़ के स्थान पे अनलेस करा, हमने अनलेस का यूज़ करा जो हमसे डायरेक्शन दिया गया, पूछा गया है। क्लियर। और हमने ही बताया अगर यहाँ डू नॉट और डज नॉट आता, यहाँ विल अकेला आता, तो विल में नॉट यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर आपको दूसरा सेंटेंस बताते हैं।
देख लीजिए आप अच्छे से इसको। क्लियर? अब देखिए, as it was Sunday, I didn't go to college. As it was Sunday, क्योंकि संडे था, as it was Sunday क्योंकि संडे था, I did not go to college, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं कॉलेज नहीं गया, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि संडे था। अब इस सेंटेंस को आप देखना, क्या करना, डायरेक्शन देखिए। बोलना है रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखे, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए बिकॉज। क्या बोल रहा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को आपको क्या करना है, फिर से लिखना है। सेंटेंस को आप अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हो गया? देखिए, बोला एज इट वॉज संडे क्योंकि संडे था, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। अब बोला रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज़ करना। अब बिकॉज का जनरली यूज़ क्या होता है, पहला सेंटेंस लिखते हैं और दूसरा, जैसे मान लो बिकॉज लगाना है, जनरली देखिए एक सेंटेंस से लिखा है, दूसरा लिखा है, हमने पहला सेंटेंस लिखा, यहाँ बिकॉज लगाया, दूसरा सेंटेंस यहाँ जोड़ दिया, वो भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस वैसा नहीं है, और ये सेंटेंस वैसा नहीं है, बिकॉज तो बीच में लगेगा, लेकिन वो सेंटेंस ऐसा नहीं है जैसा पहले वाला अभी हमने बताया आपको। हमें क्या करना है, अब सेंटेंस इट वॉज संडे, एज इट वॉज संडे ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, क्योंकि संडे था इसलिए वह कॉलेज नहीं गया। अब हमें ये सेंटेंस को पहले लिखना है इसको सॉल्व करने में। देखिए, एच कैपिटल लेटर, ही डिडंट गो टू ही डिडंट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया। अब क्यों कॉलेज नहीं गया, बिकॉज। अब जो यहाँ एज लगा है इसका मतलब क्योंकि होता है, इसकी जगह में हम लगाएंगे बिकॉज का, इसकी जगह में ये हमने यहाँ बिकॉज लगा दिया। ये सेंटेंस हमने पहले लिखा, इस एज की जगह हमने क्या लगाया, बिकॉज, और बिकॉज लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस सेम। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज संडे, वह कॉलेज नहीं गया क्योंकि संडे था, क्योंकि संडे था। आप समझ लेना, पहले ये वाले सेंटेंस को हमने पहले लिखा, पहला लेटर कैपिटल करा, फिर इस एज की हमने क्या किया, बिकॉज का यूज़ किया और वो सेंटेंस को सेम लिख दिया। ये रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज अगर एज दिया रहता है। अब इसी सेंटेंस को आप पहले देख लीजिए, सेंटेंस को अच्छे से देख लिया आपने। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी का हम बता रहे हैं। Since he was ill, comma, he could not go to school। समझना सेंटेंस को। बोला since it was ill, क्योंकि वह बीमार था, he could not go to school, वह स्कूल नहीं जा सका। करना क्या हमें, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज को यूज़ करते हुए सेंटेंस को लिखना है। सेंटेंस सेम है, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, एज, और यहाँ क्या लिखा है, सिंस। दोनों की मीनिंग एक है, क्योंकि सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। अब अच्छे देखना आप, है ना। अब जैसे हमने एज वाला करा, सेम वैसे ही करना। पहले इस सेंटेंस को हम पहले ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इतनी बात हो गई। ये सेंटेंस हमने पहले लिया। अब इस सिंस की जगह में हमें क्या यूज़ करना है, बिकॉज।
तो हमने ये बिकॉज लगाया और ये वाला सेंटेंस उसका सेम, बिकॉज ही वॉज इल। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। ये भी सेंटेंस वही है, सिंस ही वॉज इल, क्योंकि बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। लेकिन अब हमने इसको बिकॉज से बोला तो पहले ये वाला सेंटेंस को लिखा और फिर इस सेंस के बिकॉज लगा के दूसरा सेंटेंस सेम जोड़ दिया। ऐसी एज रहा तो एज का हटा के बिकॉज लगा, सेंटेंस को सेम जोड़ दिया। ठीक है, आपको समझ में आया ये बिकॉज का यूज़? देखिए, थोड़ा नोट करिए इसको अच्छे से, देख लीजिए, अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बता दें? ठीक है, अब सेंटेंस को देखिए। He could not go to school. Second. He was ill. ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। He could not go to school, he was ill. He could not go to school, वह स्कूल नहीं जा सका। He was ill, वह बीमार था। अब ये सेंटेंस में कहीं एज नहीं लगा है, कहीं सिंस नहीं लगा, लगा है क्या? नहीं लगा है। ये एज और सिंस के स्थान में बिकॉज नहीं लगाना। अब इस बात को समझना है। अब ये सेंटेंस तो ट्रांसलेशन से भी होता है, जनरली एक रफ आइडिया बताते हैं। अगर आपको बिकॉज लगाना हो, इस टाइप से दो सेंटेंस हो, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस को पहले लिख लेंगे। ये एक टेक्निक है, वरना ट्रांसलेशन से सॉल्व करना चाहिए। हम पहले सेंटेंस को लिखें, हमने ये ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ये लिख गया। जब पहले सेंटेंस लिख गया, अब बिकॉज लगाइए। ये हमने बिकॉज लगाया। जब बिकॉज लगाया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा सेंटेंस सेम लिखना है, लेकिन इतनी सावधानी रखना है कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ये हमने लिखा ही वॉज इल। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। बात समझ लीजिए, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ये बात आपको क्लियर होगी। बिकॉज का कैसे यूज़ करना है, आपने क्या क्या सीखा? इफ़ के स्थान पर अनलेस कैसे लगाना है, बिकॉज का यूज़ कैसे करना है, आपको एडजेक्टिव क्लॉज मीन्स रिलेटिव क्लॉज, हु विच दैट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपने पूरा इसमें देख लिया। अब इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा देर इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा अब अच्छे से। अब देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, डू एज डायरेक्टेड। अब सो दैट का जो हमने डबल टू, TOO और एक टू सिंगल सेंटेंस को हम सो दैट लगाकर उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे, वो हमने पढ़ा था। सो दैट में ये वाला हिस्सा हम भूल चुके थे वहाँ पढ़ाने में। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पे सो दैट कैसे लगाना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है ये भी और वो भी, दोनों में से कोई एक एग्जाम में ज़रूर आता है सो दैट का यूज़ करना, 10th 12th में, 11th 9th में। अब देखिए बोला ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही कुड नॉट वॉक मोर, वो और नहीं चल सकता था। अब ये इसमें डबल टू नहीं है, सेंटेंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये दो सेंटेंस है, चाहे ये सेंटेंस फुल स्टॉप लगा के यहाँ लिख दिया जाए, सेंटेंस दो ही कहलाएंगे। ठीक है, क्या का यूज़ करना है, बोला सो दैट का यूज़ करना है। तरीका देखिए, पहले सेंटेंस में वेरी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वेरी। आराम से देखिए, इस वेरी की जगह हमको सो लगाना और इस सेंटेंस को पूरा लास्ट तक लिखना है। फिर दैट लगा के दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है। जब दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसका पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, तो उसे हमें स्मॉल करके जोड़ना है, क्योंकि बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता है नाम के सिवाय। देखिए अब आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, बोला ही वॉज। ठीक है, इस वेरी के क्या लगाए हमने, शो। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था। ही वॉज सो टायर्ड। अब हमें क्या लगाना है, दैट। सो दैट लगा रहे हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट लगा है। वेरी की में क्या लगाया हमने, सो। ध्यान रखना कहाँ है कि लगेगा, वेरी के स्थान पर सो लगेगा, वेरी हटेगा, वेरी लिखा नहीं जाएगा। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, वेरी भी लगाए थे, सो भी लगाए थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। वेरी को अलग करना, उसके स्थान पर सो लगाना है।
सेंटेंस को आप लिखिए, पूरा कंप्लीट हो जाए वो सेंटेंस पहला वाला, दैट लगाइए। अब आपका दैट लग गया, अब ये नीचे वाले सेंटेंस को लिखना है अपने को। तो जो सेकंड सेंटेंस लिखेंगे उस सेंटेंस का हमें क्या करना है, जो लेटर कैपिटल होता है तो उसे हमें स्मॉल में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एच स्मॉल लेटर करेंगे ही, और सेंटेंस को पूरा उतार देंगे, ही कुड नॉट वॉक मोर। ये देखिए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक मोर। वह इतना थका हुआ था कि वह और नहीं चल सकता था। अब इसी का सेकंड सेंटेंस देखिए, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दिख रहा है आपको, सी इज़ वेरी वीक, सी कैन नॉट रन विथ यू। वह बहुत कमज़ोर है, वह आपके साथ दौड़ नहीं सकती है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस है, हमें सो दैट लगाना है। हम इस वेरी की जगह में, वेरी की जगह में सो लगाएंगे। वेरी हटेगा, लिखा नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। ये हमने आंसर लिखा, सी इज़। इस वेरी के में क्या लगाया हमने, शो, सी शो, फिर लिखा हमने वी, सी इज सो वीक, सी इज सो वीक। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने किया दैट का यूज़, सी इज सो वीक दैट। जैसे ही हमने दैट लगाया, अब दूसरा सेंटेंस लिखना है, बस इसको स्मॉल लेटर करना है, इसको सी कैन नॉट रन विथ यू। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन विथ यू। वेरी के में क्या लगाया हमने, सो लगाया। अब सो लगाने के बाद ये सेंटेंस हमने कंप्लीट लगा। जब यहाँ तक पूरा हो गया तो दैट लगाना है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दैट तो कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है। दूसरे सेंटेंस को लगाया, फिर ये हमने क्या करा, दैट लगाया और दूसरे सेंटेंस को उसके आगे जोड़ दिया। तो ये सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट। ओके, इसको आप ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं। देखिए, देखिए डू डायरेक्टेड। नेक्स्ट देखिए कैसे अपन इसको जो डायरेक्शन दिया उसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छा एक्सरसाइज है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें हमको डायरेक्शन क्या है, अब डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन बोल रहा है री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को फिर से लेके, री राइट द सेंटेंस। बिगिनिंग विथ इट। ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को फिर से लेके, बिगिनिंग विथ इट, इट से शुरू करते हो। क्या बोल रहा है, री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को फिर लेके, बिगिनिंग शुरू करते हो, विथ यानी से, कैसे, इट से। बिगिनिंग विथ इट, इट से शुरू करते हो सेंटेंस को हमको फिर से लिखना है। री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। देखिए कितना ईजी है, एकदम टफ नहीं है ये। अब क्या होता है, यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट आपने पढ़ा होगा या नहीं होगा तो देख लीजिए, इससे हम बता देते हैं। जब भी बिगिनिंग विथ इट आएगा तो इट का पहले यूज़ होगा। इसका मतलब है ये, री राइट द सेंटेंस, सेंटेंस फिर लिखिए बिगिनिंग विथ इट, इट से शुरू करते हुए, इट से शुरू करते हुए, इससे शुरू करते हुए लिखना है। जब इससे शुरू करेंगे तो ये इंट्रोडक्टरी इट होता है, उसके ऊपर ये सेंटेंस जाता है। देखिए ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जीरेंड है, यहाँ ING का कोई अर्थ नहीं है। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब इस सेंटेंस को हम शुरू करेंगे ना तो पहले हम इट लगाएंगे, क्योंकि बोला है बिगिनिंग विथ इट, इट से शुरू करा हमने। अब क्या करना है हमको, ये पार्ट को अलग कर देना है, यहाँ शुरू करना है इट के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। देखिए, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। कौन सी, तैरना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू लगाएंगे, और टू लगाने के बाद तो ये ING लगा ना, ये ING को अलग करेंगे, लेकिन ING के साथ ये M भी अलग होगा। रूल्स ऑफ जॉइनिंग ING के तहत वो लगा हुआ है। जब कोई कॉन्सोनेंट आए
यहाँ वॉवेल ले आता है तो वो डबल हो जाता है लास्ट वाला कॉन्सोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे, आईएनजी अलग करें तो हमने क्या लिखा, स्विम। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक ही मीनिंग है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक ही मीनिंग है। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ आईएनजी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ काटना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये सेंटेंस आपका इस डायरेक्शन के हिसाब से इट का यूज़ हो गया, ठीक है। देख लीजिए, फिर हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, देख लीजिए इसको, ओके। ईटिंग टू मच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ज़्यादा खाना आपके लिए ठीक नहीं है। ईटिंग टू मच, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ईटिंग टू मच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ज़्यादा खाना आपके लिए ठीक नहीं है। डायरेक्शन क्या है, बोला रीराइट, फिर से लिखे द सेंटेंस, वाक्य को बिगिनिंग शुरू करते हुए विथ यानी से, यानी विथ इट, इट से शुरू करते हुए सेंटेंस को हमको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस वाले पार्ट से वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, हमको बिगनिंग विथ तो करना है इट से, तो इट तो हम शुरू में लिखेंगे। जब हमने इट लिखा तो इट के बाद हमें इज लिंकिंग वर्ब का यूज़ करना। इट इज़, सेंटेंस पूरा, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए ठीक नहीं है। कौन सा काम करना, ज़्यादा खाना। अब इस आईएनजी को अलग करेंगे और यहाँ हम टू लगाएंगे, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू ईट टू मच। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू ईट टू मच, आपके लिए ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। क्लियर। पहले हमने इट लगाया, फिर जहाँ इज़ लगा होता है ये वाला पार्ट, यहाँ से इसको अलग किया, और इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो पूरा हमने लिख दिया। पूरा लिखने के बाद अब हमको टू लगाना है, टू लगाने के बाद इस आईएनजी को अलग करना है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी लगने से भी नार्थ होता है और टू लगने से भी नार्थ होता है। ये इन्फिनेटिव, ये जीरंड है, तो हमने यहाँ पे टू लगाया और वर्ब के आईएनजी लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है। देखिए ये आईएनजी लगा ना, अब हमको बोला बिगनिंग विथ इट से शुरू कीजिए, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए इस वाला पार्ट ये अलग कर दिए, यहाँ से पहले इट लगाइए आप, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए जरूरी है। कौन सा काम करना, अब ये आईएनजी को हमने अलग करा और यहाँ टू लगाया, टू लगा के अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू स्पीक। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड भी नहीं आता है, ठीक है। टू स्पीक, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू स्पीक, और आगे क्या लिखा है, इंग्लिश। क्या बोला, बिगिनिंग विथ इट, इट से हमने शुरू करा, जहाँ इज़, एम, आर, वॉज, वर जो भी लिखा रहा। लेकिन जब भी हम इट वाले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, कभी वहाँ आर नहीं आता, कभी एम नहीं आता, हमेशा लिंकिंग वर्ब में इज़ आएगा या तो वॉज आएगा। पास्ट की बात होगी तो वॉज, और प्रेजेंट की बात होगी तो इज़। तो इट के बाद क्योंकि इज़ लगता है, इट के बाद कभी एम नहीं लगता है, इट के बाद आर नहीं लगता है, तो हमेशा यहाँ इज़ होगा। तो इट लिखा, इट के बाद हमने इज़ वाले पार्ट को लिखा, अगर वॉज रहा तो वॉज लिखा, ये हेल्प लिंकिंग वर्ड से लेकर लास्ट तक पूरा सेंटेंस कर लिया, इतना पार्ट छोड़ के रखा। फिर हमने क्या करा, टू लगाया और जिस क्रिया में आईएनजी लगा उस आईएनजी को अलग करके उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लिख दिया और शेष पूरा सेंटेंस यहाँ उतार दिया। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए अब,
इसको इतना ही रहने दीजिए, यहाँ हम दूसरा बता रहे हैं। और हमें क्या करना है, अब जो हम सेंटेंस देने वाले हैं उसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वेयर। हमें यहाँ वेयर का यूज़ करना है। बिल्कुल आप देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वेयर, वेयर से शुरू करते हुए सेंटेंस को लिखना है। अब हम सेंटेंस लिख रहे हैं। मिस्टर खान लिव्स इन दिल्ली। मिस्टर खान दिल्ली में रहते हैं। बात को समझना, मिस्टर खान लिव्स इन, इसको बहुत ध्यान से रखिए, हमेशा एक एग्जाम पूछा जाता है। मिस्टर खान लिव्स इन दिल्ली, मिस्टर खान दिल्ली में रहते हैं। और हमें क्या करना है, बोला रीराइट, फिर से लिखिए द सेंटेंस, सेंटेंस को बिगिनिंग शुरू करते हुए विथ वेयर, वेयर से शुरू करते हुए सेंटेंस को हमको फिर से लिखना है। और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरा शेयर कीजिए। देखिए बोला रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर लिखिए बिगिनिंग विथ वेयर, वेयर से शुरू करते हुए। अब कैसे वेयर शुरू करेंगे, देखिए जब ना वेयर से शुरू कीजिए, बिल्कुल सच बात है, हम वेयर से ही शुरू करेंगे आंसर को। पहले हमको वेयर ही लिखना है। बोला बिगिनिंग विथ वेयर, तो वेयर ही से शुरू होगा भाई। पहले वेयर लिख लिए। अब वेयर लिखने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो हमारा जो सेंटेंस है ना, वो किस टेंस में है। ये देखना है सेंटेंस किस टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, किस टेंस में है, उस टेंस के अकॉर्डिंगली वेयर का यूज होगा और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखिए वेयर लिखा। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसकी पहचान क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता तो वर्ब में एस नहीं होता, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता। बात क्लियर हुई। अगर यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। अब ये सेंटेंस को देख लिया, बोले वेयर। अब हमने देखा यार ये तो इसमें एस लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब एस लगा तो उसको इंटेरोगेटिव करने के लिए हमको पहले डज लगाना है। क्या लगाना है, डज। वेयर डज। अब उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है वो लिखना है, वेयर डज मिस्टर खान। हो गया। अब जिस क्रिया में, उस क्रिया में जो एस लगा है, एस को अलग करना है। अगर ई एस लगा तो ई एस को अलग करना है, आई एस लगा तो आई एस को अलग करना है। लेकिन आप ये नहीं समझना कि अब इसमें ई एस दिख रहा तो अब ई एस अलग कर दो, ठीक है ना। किन क्रियाओं में ई एस होगा ये देखिए। जिस क्रिया के अंदर में ओ होगा, डबल एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, उन क्रियाओं में ई एस लगा रहेगा, तब वो ई एस अलग होगा। बाकी सब क्रियाओं में एस लगा रहेगा। क्रिया के अंत में अगर वाई आएगा और वाई से पहले अगर वॉवेल ना हो तो वाई आई ई एस में लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस आई एस को अलग करके वाई बना देंगे। क्लियर। ये कब होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा और वेयर का यूज़ करना है। बोला वेयर डज मिस्टर खान, हमने एस को अलग करा। ये एस अलग नहीं होगा क्योंकि ये एस लगा ही नहीं है। अगर लगा होता तो अंत वाला जो वर्ड है वो होता, डबल एस होता, सी एच होता, एस एच होता है। वो अंत वाला वर्ड ये नहीं है, मतलब एस लगा है। तो वेयर डज मिस्टर खान और हमने लिखा लिव, और ये लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। जब भी आप वेयर का यूज़ करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो इन, एट, टू, ये प्रेपोजिशन देख लिए, इन, एट, टू, इनके बाद जो होगा वो प्लेस होगा। क्या होगा, प्लेस। प्लेस नहीं लिखा जाएगा, टाइम होगा टाइम लिखा जाएगा, लेकिन प्लेस नहीं लिखा जाएगा इन, एट, टू के बाद। तो ये वाला पार्ट हमको लिखना ही नहीं है, जिसके साथ इन, एट और टू लगा हुआ है ना, प्लेस बताएगा वो नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्या, वेयर डज मिस्टर खान लिव, मिस्टर खान कहाँ रहते हैं, ये आपका वेयर का यूज़ हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इसी सेंटेंस को देख रहे हैं। ही लिव्ड इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता था। अब लिव में एस नहीं लगा हुआ, लिव में एस नहीं लिखा हुआ है। अच्छे देखिए ये कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सबसे पहले अपन जब वेयर का यूज़ करने के लिए एग्जाम में आएगा तो पहले ये इन वाले पार्ट को तो आप अलग ही कर दीजिए, शुरू से इतने को रखिए आप। इन, एट और टू वाले पार्ट को अलग कीजिए, आधे पार्ट को उसमें रखिए। आधे पार्ट को जब हमने रख लिया तो अब हमें क्या करना है, बचा क्या, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है। बोला बिगनिंग विथ वेयर, बिल्कुल वेयर से ही शुरू करेंगे आंसर। WHERE, ये लिखा वेयर, वेयर लिखा। वेयर लिखने के बाद हमको रुक जाना है। अब देखना किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, तो वेयर के बाद यहाँ डिड आएगा।
वेयर डिड लिख लिया। अब ये सब्जेक्ट को लिखना है, इसका लेटर क्या होगा, स्मॉल, वेयर डिड ही। अब क्या करना है, इस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, सेकंड नहीं आएगा, और क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव। आप डू लगाएं, डज लगाएं, डिड लगाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंटरोगेटिव करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करें, हमेशा वर्ब जो है जब इंटरोगेटिव करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ये सेकंड में, फर्स्ट में आएगा, है ना। फिर एक एग्जांपल और देखिए, ये इसको देख लीजिए, फिर बता रहे हैं आपको। देख लिया आपने, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, इनको बता रहा हूँ। दे लिव इन नागपुर, वे लोग नागपुर में रहते हैं। दे लिव इन नागपुर, देख लिया सेंटेंस को आपको, दे लिव इन नागपुर, वो लोग नागपुर रहते हैं। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेकंड नहीं है, और फर्स्ट में एस नहीं लगा है, लेकिन फर्स्ट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें क्या लगा, एस नहीं लगा। अब हमको आपको वेयर करना है, वेयर का यूज़ करना है। क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद वेयर, हम वेयर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब भी वेयर लगाने का होगा तो आप ये इन से लेके इन, एट, टू, ये पार्ट को टोटली अलग करेंगे आप, उसके बाद ही सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या लगाया, पहले वेयर ने बोला वेयर, ठीक है भाई, पहले वेयर ही लगाते हैं। ये वेयर लगाया, लग गया वेयर। अब वेयर के बाद तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है और इसमें एस एस नहीं है, तो इंटरोगेट करने के लिए हमें डू लगाना है, वेयर डू। अगर एस लगा होता तो डज, अगर सेकंड फॉर्म होता तो डिड, तो वेयर डू। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट दे, इसका स्मॉल लेटर टी कर देंगे, वेयर डिड दे। अब क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव। बात समझ में नहीं है आपको। पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, उसके बाद सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड में फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इससे इसकी पहचान है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम इसके बारे में और बता रहे हैं आपको, वेयर की यूज जो आता है एग्जाम में, देखिए आप अच्छे से, देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा डिटेल है। लास्ट तक इसको आप देखेंगे तभी आपको वीडियो देखने का मजा आए, ठीक है। अब देखिए, he will take admission in an art college। सेंटेंस को देखिए अच्छे से, he will take admission in an art college, ठीक है ना, वह एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेगा। क्लियर, he will take admission in an art college, वह आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेगा। अच्छे ध्यान से देखिएगा, आपको सेंटेंस दिख गया आपको। अब देखिए, अब इसको हमको वेयर का यूज़ करना है। अब ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये किस टेंस का है, ये पूरा सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब बस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, अगर एस लगाया था, नहीं भी लगाया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें विल लगाया, ये विल क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी लिंकिंग वर्ब हो, किसी भी टेंस में लिंकिंग वर्ब लगाओ तो फिर वेयर के बाद लिंकिंग वर्ब भी आता है। ये तो फ्यूचर का है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले इस पार्ट को अलग करते हैं, इन एन आर्ट कॉलेज, ये अलग जगह की हमको ज़रूरत बिल्कुल नहीं वेयर का लगा यूज़ करने में। पहले मैं वेयर लिखा, वेयर हो गया। अब वेयर के बाद क्या करना है, ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसको हम यहाँ ले लेंगे, वेयर विल, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वेयर विल। फिर हमको ये सब्जेक्ट लिखना, वेयर विल ही। अब इसके आगे टेक एडमिशन, क्वेश्चन मार्क, वेयर विल ही टेक एडमिशन, वह एडमिशन कहाँ लेगा। पहले क्या किया हमने, वेयर लिखा, वेयर के बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब आया, विल को लिखा, विल के बाद ये सब्जेक्ट वापस लेटर, स्मॉल लेटर में, फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा उसको पूरा लास्ट तक लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन लास्ट में कहाँ से लगना है, जहाँ इन लगा रहा है, एट लगा रहा है, टू लगा रहा है, जहाँ प्लेस की इंडिकेशन, वो पार्ट लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो जवाबी है, हमें सवाल बनाना है, क्वेश्चन करना है। बोला वेयर का यूज़ किया, वेयर सवाल ही होगा, तो वेयर विल ही टेक एडमिशन, वह एडमिशन कहाँ लेगा। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। देख लीजिए, हमने वेयर का यूज़ आपको हर तरह से करा दिया है, इसको देख लीजिए। फिर दूसरा सेंटेंस बता रहे हैं,
देखिए नेक्स्ट, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। परहैप्स ही इज आउट ऑफ स्टेशन, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है ना। अब इसमें है डायरेक्शन क्या दिया रहता है, इसके डायरेक्शन को ध्यान दीजिए। रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए यूजिंग करेक्ट मॉडल। यूजिंग करेक्ट मॉडल, यानी करेक्ट मॉडल का यूज़ करना है। करेक्ट मॉडल का यूज़ करके सेंटेंस को हमको फिर से लिखना है। बोला रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट मॉडल, सही मॉडल का यूज़ करके सेंटेंस को हमको दोबारा लिखना है। और हम मॉडल का सही यूज़ कैसे करेंगे, आप इसको पहचान लीजिए। बोला परहैप्स ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन है। शायद के लिए परहैप्स लगा ना, ये परहैप्स इसी का खेल है सेंटेंस के अंदर। एग्जाम में बहुत कुछ आता है। बोला ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, अब हमें बोला करेक्ट मॉडल, देखिए ना आप, पहले हमने ही लिखा, क्या लिखा ही। अब हमको इस इज की जगह में मे बी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, मे बी का। ये हुआ करेक्ट मॉडल, ही मे बी। और क्या लिखा हमने, आउट ऑफ स्टेशन, शायद आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, ही मे बी आउट ऑफ स्टेशन। तो ये जो परहैप्स है ना, इसकी मीनिंग वही होती है और मे बी की भी यूज़ होती है, सेम मीनिंग होती है। तो वहाँ मे बी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करा है, तो हमने परहैप्स हटाया। परहैप्स हटाने के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद जहाँ इज एम आर लगा रहे वहाँ पे हमें मे बी का यूज़ करना है और सेंटेंस को पूरा लिख देना है। तो ये आपका यूज़ हो गया करेक्ट मॉडल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट मॉडल। इसको देख लीजिए, आप अच्छे से बता लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप इट इज सर्टेन, एक दूसरा, he will pass in the exam. It is certain he will pass in the exam. अब आपको डायरेक्शन क्या दे रहा है, ये देखिए डायरेक्शन क्या दे रहा है। रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखिए यूजिंग, यहाँ लिख देता है नाउन क्लॉज। क्या लिखता है, नाउन क्लॉज। बोला रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को उपयोग करते हुए सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है, राइट। क्या बोला, सेंटेंस को फिर से लिखिए, लेकिन किसका, नाउन क्लॉज का यूज़ करना। अब नाउन क्लॉज में क्या करें हम, यानी नाउन क्लॉज अब यहाँ आपको लिख के आए, इसका मतलब है आपको दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगा के दे तब भी और ना दे नाउन क्लॉज तब हमें दैट लगाना। अब दैट लगाना बिल्कुल आसान है सेंटेंस। बोला इट इज़ सर्टेन ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, पक्का है वो एग्जाम में पास होगा। तो जो सेंटेंस आपका इट से शुरू हो, जो सेंटेंस इट से शुरू हो उस सेंटेंस को पहले लिखिए आप। ठीक है, इट इज सर्टेन, वो सेंटेंस पहले हो गया। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट लग गया। दैट लगाने के बाद हमें करना क्या है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस को सेम लिखना है। बस ये ध्यान रखना, दूसरे सेंटेंस को जो पहला वाला वर्ड है उसको स्मॉल लेटर में हमको लिखना है। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल पास इन द एग्जाम, यह पक्का है कि वह एग्जाम में पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन दैट ही विल पास इन द एग्जाम। बात क्लियर हो रही। दूसरे सेंटेंस भी इसके ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज डेफिनेट
ही विल कम, दो सेंटेंस हैं, एक ये और एक ये, बोले इसको कंबाइन कीजिए। दैट का यूज़ किए, ये नाउन क्लॉज बोल रहा है या दैट बोल रहा है, बिल्कुल आसान है। ये वाले सेंटेंस को आप पहले लिखिए, इट इज़ डेफिनेट और दैट लगा दीजिए। दैट लगाए, नीचे वाला सेंटेंस लिखना है, इसका स्मॉल लेटर कीजिए, ही विल कम। क्लियर हो गया सेंटेंस? इट इज़ डेफिनेट दैट ही विल कम, ये पक्का कि वो आएगा, ये आपका नाउन क्लॉज बन गया। तो अभी हमने आपको डू एज डायरेक्टेड के वीडियो में आपको बहुत सारे डायरेक्शन वाले सेंटेंस को सॉल्व करना बताया है। अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उस वीडियो में भी हम आपको और जो बचे हुए हैं शेष वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देखा है आपने, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखा है तो सक्सेसफुल है, तो इसको लास्ट तक देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। लेकिन ये आपका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड आई टॉट वेरी वेल हियर। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए